पहले श्योर होना होगा कि जो भी आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं वो किस चीज के लिए था, वो था आई ट्रेनिंग। आई ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आई ट्रेनिंग आपको जितनी भी चीजें जो जो चैप्टर चलता जाएगा उस सब पर सारा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला था पहला कि गेस एंड चेक बताया था। गेस एंड चेक का क्या होता है कि कोई भी चीज को एक आई के जरिए हम उसको मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद क्या होता है, फिर उसको ट्रेसिंग पेपर से उसको चेक करते हैं, राइट। इसी तरह एक और एक्सरसाइज आई ट्रेनिंग का है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है पोजीशनिंग का। उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में होता क्या है कि एक लाइन को एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, वो स्केल से हम जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले छोटे से, छोटा से स्टार्ट करेंगे और एक डॉट देंगे। सोचेंगे कि ये मिडिल लाइन बीच में कहां पर आ रहा है। जब डॉट देने का फिर आपके पास डिवाइडर होगा, डिवाइडर मेजर करने वाला। डिवाइडर को क्या करेंगे, मान लो कि अगर ये इसका ठीक मिडिल पॉइंट है बीच का, तो डिवाइडर से इस साइड भी ऐसे देखेंगे और उतना ही इधर देखेंगे। हो सकता है कि जो बीच में पोजीशनिंग कर रहे हैं मेरा मिस्टेक हो, हमको थोड़ा सा और इधर जाना चाहिए था। जब करने के बाद आप ध्यान से पहले उसको मेजर करेंगे कि कितना आगे जाना है, फिर उस हिसाब से पुराने वालों को मिटाएंगे और फिर नए वालों को करके करेंगे। बार बार इसको करना है जब तक ये सही पोजीशन पर नहीं आ जाए। फिर धीरे धीरे लाइंस को बढ़ाएंगे। लाइंस बढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ती है। अब मान लो कि ये बोर्ड है, यहां से लेकर यहां तक, अगर बीच में हमको एक मिडिल पॉइंट लाना है तो ऐसा पॉइंट डालेंगे कि एक्यूरेट उतना ही हो। लेकिन कब होगा, पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। जब छोटा से स्टार्ट करेंगे तब धीरे 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 उसको बड़ा में बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद आप फिर कभी कभी क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इस तरह से रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, अब रेक्टेंगल को हम लोग मिडिल पॉइंट खोजेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों में से बीच में कहां पर आ रहा है। मान को ये डॉट है, फिर क्या करेंगे, स्केल से हम ये देखेंगे, इसको हम इंटू करेंगे। जहां इंटू करने के बाद जो बीच वाला पोजीशन होगा वो आपका परमानेंट फिक्स होगा, यानी कि वही उसका मिडिल पॉइंट होगा। उसी तरह रेक्टेंगल लंबे में होगा, फिर सर्कल में करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए जब हमारा लगेगा कि अब हम लगभग 1 या 2 बार में सही कर रहे हैं, तब हम लोग को पता चले कि अब मेरी आंखें या हमारी आंखें जो है ट्रेंड हो रही है। ठीक है, तो पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। और पोजीशनिंग जितने भी लोगों को मैंने बताया ना, उसका आर्टवर्क बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। उसके बाद एक और होता है कि मान लो कि एक बॉक्स की तरह बना लिया, एग्जाम्पल बॉक्स की तरह बना लिया। अब रेंडमली कुछ भी अपना कर दो, या बॉक्स में नहीं भी तो ट्रेसिंग पेपर को कुछ भी बना दो, माने जो तुमको लगे कि हाँ ये वाला जिगजैग, कुछ भी रैंडमली, जो आपको पता नहीं कि क्या चीज है। रैंडमली बनाने के बाद अब उसको ट्रेसिंग करना है, यानी कि सेम वैसा ही देकर आपको कॉपी पे बनानी है, सेम वैसा ही डिजाइन, लेफ्ट राइट कहां किधर है। जितना बड़ा आपका जो ट्रेसिंग पेपर में होगा उतना ही उसमें भी होगा, और फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल आएगी। जब आपका ये परफेक्ट हो जाएगा तब समझिए कि आपकी आई जो है पूरी तरह से ट्रेंड हो गई है। इसलिए ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका ट्रेंड, आई का ट्रेंड होना जरूरी है। ग्रिड तब ज्यादा परफेक्ट होगा जब आपकी आंखें बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगी। लेकिन पहले हम लोग ग्रिड को समझते हैं। आज से कई साल, कई सदियों पहले चलते हैं। आज से कई सदियों पहले, जिस समय, आज तो फ्लैक्स का जमाना आ गया है, कोई भी चीज आप लोग प्रिंट आउट करवाने जाते हैं, कुछ बनवाना है तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटर्स के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं ये डिजाइन करके बनाइए, और सेम वैसा ही एक प्रिंट करके निकाल देता है। वो हो सकता है जैसे फ्लैक्स होता है ना, फ्लैक्स डिजाइन उस तरह बना के दे देता है। लेकिन जिस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था, उस टाइम में क्या होता था, लोग बड़ा सा, जैसे आज थिएटर में बहुत कम ऐसा है कि वो लगता है बड़ा बड़ा होल्डिंग। पहले जमाने में क्या था, जब सिनेमा हॉल में जब मूवी लगती थी तो बहुत बड़ा, यानी कि समझो कि 3-4 मकान इतना बड़ा
विड्थ एंड लेंथ, इतना बड़ा पोस्टर बनाया जाता था मूवी का, और उसको एक आर्टिस्ट बनाते थे। वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रिड का इस्तेमाल करते थे। ग्रिड में होता क्या है कि उसको हम कई पार्ट में बांटकर और फिर उसको ड्रॉ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिड, ग्रिड हमेशा याद रखना, ग्रिड की आदत नहीं लगानी है। ग्रिड को जानना है, ग्रिड को समझना है, लेकिन ग्रिड की आदत नहीं लगाएंगे। ज्यादातर लोग अभी के दौर में ये जो किसी का पिक्चर हूबहू बना देता है, उसमें ग्रिड का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अपने लोगों को, हम लोग को क्या करना है, फ्री हैंड को डेवलप करना है। हमको ग्रिड पर डिपेंड नहीं होना है, हमको फ्री हैंड पर डिपेंड होना है, ताकि हमको ग्रिड की सहारा नहीं लगे। लेकिन हाँ, बीच में कभी कभार एक आध बार उसको यूज कर लिया कीजिए। जब वो बार बार यूज कीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आज से हम सैकड़ों वर्ष और पीछे चलते हैं, जिस समय लियोनार्डो दा विंची जैसे आर्टिस्ट लोग थे, उस समय भी वो लोग ग्रिड का यूज करते थे। लेकिन कैसे करते थे, जैसे सामने किसी चीज सीन को बनाना है, किसी आदमी को बैठा दिया, तो उस समय लोग पेपर पर प्रिंट आउट निकाल के नहीं करते थे ग्रिड का यूज। क्या करते हैं कि धागे का इस्तेमाल करते थे। धागे को एक स्क्वायर में उसको बुन देते थे और फिर उसके डिस्टेंस में वो पीछे चले जाता था। अब उसके हिसाब से जो भी स्क्वायर बनाया, जितना भी धागा उसको बुना, इस तरह से बुना जाता था। ये लाइनिंग लाइनिंग करके और फिर इस तरह से दिया जाता था एक। लेकिन ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका एक एक बॉक्स का लेंथ और विड्थ इक्वल होना चाहिए। अगर किसी का भी एक थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होगा तो आपका वो जो ग्रिड का जो यूज करना चाहेंगे, जो जिस पिक्चर को आपको बनाना है, वो फिर नहीं बन पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। क्या लिखा गया है, सेंटरिंग, पोजिशनिंग, रैंडम शेप्स एंड मेनी मोर प्रीवियस एक्सरसाइजेस हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आई ट्रेनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो सेंटरिंग, जो मैंने क्या बोलता, सेंटरिंग स्ट्रेट लाइन करने के बाद बीच पॉइंट में जो मिडिल पॉइंट घोषते हैं, पोजिशनिंग वाला, दैट इज ए सेंटरिंग। पोजिशनिंग हो गया। सेंटरिंग में जैसे हमने क्या किया था, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया और फिर उसको क्या करते थे, सेंटर ठीक बीच में लाते थे। अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल का ठीक बीचों बीच मिडिल किधर से होगा, फिर इसको चारों तरफ से मेजर करेंगे, दैट इज ए सेंटरिंग। पोजिशनिंग मतलब मैंने जो बताया, एक स्ट्रेट लाइन छोटा से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाते हुए उस स्ट्रेट लाइन को बड़ा करेंगे। हो सकता है वो डायगोनल हो, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसको धीरे 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 डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे, या पोजीशनिंग में हो या फिर सेंटरिंग में हो। अब आता है रैंडम शेप। ये मैंने बताया क्यों, कौन सा है, रैंडम शेप। अचानक कोई भी शेप बनाया, अगर एक पिक्चर बना हुआ है कई खाने में, उसमें एक बॉक्स अगर उठा ले और उसमें से कोई एक शेप बनता है, तो आप नहीं समझ पाइएगा कि उसके अंदर क्या बना हुआ है। लेकिन कई शेप को एक साथ जोड़ने के बाद लगेगा कि लगता है कोई तस्वीर है, लेकिन उसको हम एक रैंडम शेप की तरह लेते हैं। इसलिए सेंटरिंग, पोजीशनिंग, रैंडम शेप्स एंड मेनी मोर प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में उस चीज को समझेंगे, जानेंगे। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक पैरोट का पिक्चर है, 1 से लेकर यहां 10, 11, 12, 13, 14 रो में इसने बांटा है। अब यहां से लेकर चलेंगे तो ए बी सी डी ऐसे करके यहां तक लाया है। इस बात का ध्यान में रखना है कि ये जो है ना स्क्वायर, ये बिल्कुल स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी शेप में। अगर आपका ये लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर जो बनाना चाहते हैं वो फिर नहीं बन पाएगा। बेसिक रूल्स क्या है, ध्यान से समझिए। इन ग्रिड्स देयर शुड ओनली बी स्क्वायर। क्या होगा, वो स्क्वायर में होगा। लेंथ एंड विड्थ
L इंटू बी, लेंथ एंड विड्थ मस्ट बी द सेम। मैंने पहले भी बताया था क्या, तो इसका लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल, एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका रूल है, अगर इस रूल को नहीं फॉलो कीजिएगा तो फिर आप ग्रिड का यूज नहीं कर पाइएगा। इफ यू आर मेकिंग a 2 centimeter into 2 centimeter grid on the reference image, then you also need to make a 2 centimeter into 2 centimeter grid on your paper when the size of the artwork is same। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि इसका लेंथ और विड्थ 2 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है, उसके रिफरेंस के हिसाब से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितनी बड़ी तस्वीर होगी उतनी ही बड़ी हम लोग बनाएंगे, अभी ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। जिस तरह से ये है ठीक उसी तरह इस साइड भी होगा। आप देख रहे हैं यहां से लेकर 14 में डिवाइड किया, यहां से 14 डिवाइड किया, ए से लेके जे तक लाया, ए से लेके जेड तक, यानी कि आपको सेम जितना बड़ा आप ग्रिड का यूज करेंगे, ग्रिड मतलब क्या होता है, लाइनिंग, स्क्वायर में लेंथ और विड्थ इक्वल, याद रखना हमेशा दोनों समान होना चाहिए। हो सकता है हम 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर बाय 3 में 3 4 4, जैसे जितना बड़ा जैसे होगा उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले अभी हम क्या करें, अभी कई सारे चीजों में इसको हम लोग 14 में बांटा, जो कि बहुत इजी है। इसलिए इजी है कि हम एक एक, अगर मान लो कि यहां से अगर सिर्फ ये पोजीशन देखिएगा तो क्या किया, एक लाइनिंग ऐसे आया है, एक आया ये यहां, इतना ही ना लाइनिंग आया है, इतना तो एक सेल में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेम बना लीजिएगा। उसी तरह हर एक बॉक्स पर फोकस किया जाता है। इसलिए कहा गया कि आर्टवर्क जब आप बनाएंगे ग्रिड की यूज करके, तो आपका दोनों साइड जितना बड़ा डिफरेंस जिस पेपर में आप कर रहे हैं, आजकल मोबाइल में भी ग्रिड का ऐप आ गया है, आप चाहे तो कोई भी इमेज को, और जब आप पहली बार बनाइएगा ना तो किसी ने चेहरा सेम टू सेम बन जाता है। हो सकता है 100% अभी नहीं बने, क्यों, अब उसको भी इस ग्रिड का भी यूज करने के लिए आपका फ्री हैंड ड्राइंग में अच्छा पारंगत बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कई लोगों का एक कहना होता है कि जो लोग ग्रिड इस्तेमाल करते हैं वो लोग अच्छे आर्टिस्ट नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ग्रिड का हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ग्रिड भी कब यूज होता है, जब आपका फ्री हैंड सही हो। जब फ्री हैंड आपका अच्छा नहीं है तो कितना भी ग्रिड इस्तेमाल कर लीजिए, आपका पिक्चर सेम टू सेम नहीं बनेगा, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है। तो समझिए कंसेप्ट कि जो भी आपका डिफरेंस होगा, जितना भी आप डिवाइड कीजिएगा इक्वल, यानी जितना लेंथ होगा उतना ही विड्थ होगा, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं। देखिए जैसे ग्रिड पार्ट 1, ये क्या किया इसने, ये रेंडम शेप है, यहां देख रहे हैं ऐसे आया ये। अब यही सेम जितना बड़ा बॉक्स से है उतना ही बड़ा बॉक्स का यूज इसने किया। हो सकता है 2x2 का हो सकता है 3x3, मैं सेंटीमीटर में बोल सकता हूं, आप इंच में भी डिवाइड कर सकते हो सकता है कि 4x4 इंचेज हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जिस ग्रिड का यूज किए हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके पहले वाला आपने नोट किया नहीं, किया है। इसको नोट कीजिए तो फटाफट। ये बेसिक रूल है ग्रिड को यूज करने के लिए, ये सबसे बड़ा बेसिक रूल है, इसको नोट करते चलिएगा। जो भी कुछ लाइंस होगा हम भूल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखिए अब क्या है, वो था इसके पहले जो हम बता रहे थे वो था थोड़ा इजी था। ग्रिड में एक रैंडम शेप, अभी आपको जब भी हम टास्क देंगे अभी तो इसी तरह का टास्क देंगे, आपको सेम करना है और सेम बॉक्स में सेम चीज बनानी है। वो कितना आपका सही बन रहा है ये डिपेंड करता है कि आपका फ्री हैंड कितना स्ट्रांग है, राइट। वो था क्या, इसके पहले इजी था, अब थोड़ा सा मीडियम, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी को बढ़ाया गया है। क्या किया कि अब थोड़ा सा रैंडम शेप, जितना बड़ा बॉक्स ये है उतना ही बड़ा बॉक्स आप उधर भी बनाएंगे, राइट।
उसके हिसाब से जिस तरह से याद रखिएगा, इसमें अगर यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस कहां रहा है, यहां से कितना आ रहा है, ये कितना है, इस बीच का डिस्टेंस क्या है, यहां से कितना है, हर एक चारों तरफ से उसको मेजर करेंगे ग्रिड। अगर ये चीज आपका परफेक्ट नहीं होगा तो जिस पर भी आप ग्रिड का यूज करेंगे तो फिर आपका सही नहीं बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप चारों एंगल से देखिएगा। जो मैं पहले भी आपको बताता हूं फ्री हैंड में कि किसी चीज को, जैसे आप लाइट बना रहे थे तो मैंने बोला था ना कि मार्किंग करना है कहां से कहां तक यहां रहा है, इसमें भी आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं। ये पहले आप अंदाज लगाइए कि एक बॉक्स में जो भी लाइन जैसा आया है, जिस तरह से लाइन है सेम वैसा ही अब ये लाइन और ये लाइन है, दोनों के बीच का कितना सिमिलर चल रहा है, यहां पर ज्यादा वाइड हो गया है, यहां पर कम है, फिर यहां पर हर एक एंगल को ध्यान से चारों तरफ से आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप सेम टू सेम बना सकते हैं। अब थोड़ा ये मीडियम था, अब थोड़ा और इससे ज्यादा, अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट और आ गया, ये हो गया हार्ड। देखिए मान लो कि एक फ्लावर है, यहां पर फ्लावर ऐसे हो सकता है और इसमें मान को कि पूरा फ्लावर है, लेकिन एक बॉक्स में ये आया ना, एक बॉक्स को अगर हम परफेक्ट बना लेते हैं, फिर इसके बगल वाला एक और कोई बॉक्स होगा उसको हम परफेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, बगल वाले में सेम बनाएंगे तो वो चीज सेम हुबहू मिलेगा। ये एग्जाम्पल क्या दिया, ये फ्लावर या बाकी चीजें दिया है। यही कोई इंसानी फेस भी होगा, उसमें भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ रहा है ना कैसे है। हमेशा पहले याद रखना कि बहुत जो आपने रूल भी लिखा है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना बड़ा आप बॉक्स में आप बना रहे उतना ही बड़ा बॉक्स आपके बगल में, जिस रेफरेंस जिस पेपर पर आप बना रहे उतना ही बड़ा बॉक्स होना चाहिए। ये हार्ड हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसको आप नोट कर लीजिए। इफ यू फाइंड दैट वन ऑफ योर बॉक्सेस has too many items or something complicated in it, you can draw diagonal lines in the box to divide it into 4 smaller parts. पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। अंडरस्टैंड, अब इसको समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि इफ यू फाइंड दैट वन ऑफ योर बॉक्सेस हैज टू मेनी आइटम्स और समथिंग complicated it, you can draw diagonal lines in the box to divide it into 4 smaller parts. It means ये है कि देखिए यहां ध्यान से, इसमें एक फेस लिया गया है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक का, अगर मान लो कि हम सिर्फ इतना ही, ये जो डायगोनल लाइन जो आया है सिर्फ इतना ही देख, अगर ये लाइन ऐसे आके यहां पर हमको देना है, अगर हमको ये पूरा शेप समझ में नहीं आया तो हम इसको क्या समझेंगे कि कोई ना कोई एक शेप है। अंडरस्टैंड, इसको हमको नोज दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, शेप दिखाई पड़ेगा। अब इस तरह का डिफिकल्टी अगर लगेगा कि कुछ ऐसी, जैसे हमने क्या किया था, पहले एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स को 4 में डिवाइड किया, राइट। अब 4 डिवाइड किया इतना इतना, तो या तो अगर हम इतना में बना रहते हैं दैट्स ऑल, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है, ज्यादा डिफिकल्टी है, अब उसमें डायगोनल लाइन को यूज करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, पूरे में इसको ऐसे किया। अब एक छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़ों में ये बट गया। अब अगर मैं इतना सिर्फ, अगर एक बॉक्स का ये है डायगोनल लाइन, जैसे हमने ये दिया, इसको डिवाइड किया, अब इसको हम ऐसे यहां से लेके ये बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब ये भी देखना कि यहां से लेके कितना डिस्टेंस, यहां से लेके कितना डिस्टेंस। अब यही चीज सेम बनाइएगा ना तो किसी न किसी का फेस हूबहू मिल जाता है, लेकिन बशर्ते आपको फ्री हैंड पर कमांड होना जरूरी है। मैं बार बार पॉइंट करता हूं कि फ्री हैंड बहुत जरूरी है। जो मैंने आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिया, जो रैंडम शेप बनाने के लिए दिया, वो सब यहां पर अप्लाई होता है। अंडरस्टैंड, इसलिए जरूरी है। अब सेम जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। हो सकता है कि हमको इससे और ज्यादा बड़ा बनाना है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, उसमें भी अगर मान लिया जाए कि सपोज दैट ये 4 इंच का है, मान लो कि ये 4 इंच का है, अगर हम इसको सीधे डबल बनाना है तो यहां पर 4 के जगह पर यहां पर 8 इंच का एक बॉक्स होगा। लेकिन आपको वहां पर एकदम ध्यान से
फ्री हैंड का यूज करते हुए देखना पड़ेगा कि बॉक्स में कितना डिस्टेंस से ये स्टार्ट हो रहा है। मान लो कि अगर इसी को हम नोज का एक पार्ट करें, अब इसका सीधे डबल होगा तो कितना से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से डिस्टेंस है, जाहिर से बात है बीच का गैपिंग डबल होगा, यानी इससे ज्यादा यहां, यानी इतना छोड़ने के बाद ये लाइन यहां से आएगा। जब डबल करेंगे तो सब कुछ डबल हो जाएगा। अगर 1.5 गुना करेंगे तो सब कुछ 1.5 गुना होगा। वो डिपेंड करता है कि आप ग्रिड कितना बड़ा बना रहे हैं, और छोटे से आप बड़ा बना रहे हैं या छोटे से एक बड़े से छोटा बना रहे हैं, सब में आपका ग्रिड का यूज होगा। अंडरस्टैंड? ये डायगोनल लाइन इसलिए दिया गया है कि अगर लग रहा है कि कोई लाइन कोई चीज को ड्रॉ करने में हमको काफी डिफिकल्टी हो रही है, हमको लग रहा है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तब हम इसका डायगोनल लाइन का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा इसको। एक पिक्चर है, किसी आदमी का फेस है, कोई भी आदमी का चेहरा आप ले लीजिए। आपके घर में मम्मी का चेहरा हो सकता है, आपकी बहन का, आपके भाई का, आपका पापा का, कोई भी चेहरा, किसी का पिक्चर लीजिए। अब इसको क्या, जैसे इसने क्या किया, एक टाइट क्लोजअप का फेस लिया है। अब इसको डिवाइड किया कितने में, 7 बॉक्सेस में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ये लेंथ होगा उतना ये इसका विड्थ होगा। लेंथ और विड्थ इक्वल होना चाहिए, या छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए। अंडरस्टैंड? ये सबसे बड़ा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है, उसके बिना नहीं बनेगा। अब यहां पर लगभग अगर मान के चले एक बॉक्स में इतना ये लाइन तो हम खींच सकते हैं। हो सकता है हमको आंख में प्रॉब्लम हो, आंख सेम बनाने में हमको दिक्कत होगा। फिर इसने क्या किया, अब इसको भी 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, डायगोनल लाइन दिया। अब तो एक बॉक्स में मान लो कि अगर ये है तो ये तो हम तो निकाल सकते हैं ना, यहां से ये कितना बड़ा जा रहा है, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जहां पर लग रहा है कि प्रॉब्लम है, वहां पर आपने इस ग्रिड को डायगोनल लाइन में डिवाइड कर दिया। यहां पर नोज से लेके माउथ में बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। जहां पर भी आपको लगे कि शायद यहां पर हमको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप वहां पर क्या कीजिए, डायगोनल लाइन को यूज कर लीजिए। लेकिन जैसे जितना डायगोनल लाइन उसमें दीजिएगा, सेम वैसा ही डायगोनल लाइन आप जिस रेफरेंस, जिस पेपर में आप बना रहे हैं, जिस कैनवास में बना रहे हैं, आपको सेम डायगोनल लाइन यूज करना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई ग्रिड यूज करेंगे इसका रेफरेंस पेपर पर, एकदम हल्के हाथों से, याद रखिएगा हल्के हाथों से लाइनिंग खींचना है। स्केल लेंगे और हल्के, पूरा डार्क मत कीजिएगा। डार्क अगर कीजिएगा, मिटा दीजिएगा तो लाइन रह जाएगी। पता चला कि कुछ ऐसा कीजिए कि हल्का लाइन, बाद में उसको जब बनाने के बाद इरेज कर दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ग्रिड का यूज किया है या नहीं किया है। लोग देखने में यही बोलेंगे कि अरे लगता है ये सेम हूबहू अपने ही विदाउट ग्रिड का यूज किया, फ्री हैंड बनाया है। तो एक होता है कि चले नया नया सीख रहा है तो इस तरह का पिक्चर बना देंगे और ग्रिड को पता ही नहीं चलेगा, तो लोग तो दांते तले उंगलियां दबाएंगे ना कि अरे तुमने तो एकदम सेम हूबहू बना लिया। कैसे बनाया? ग्रिड का यूज कर। लेकिन हमने क्या किया था, लाइटली उसको यूज किया, ताकि जब ड्रॉ करने के बाद जो भी रेफरेंस लाइन था हमने उसको मिटा दिया। क्लियर? तो जब भी आप लाइन खींचेंगे तो ज्यादा डार्क गरा कर नहीं कीजिएगा, एकदम हल्के हाथों से पतला सा। अगर ये भी है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये लाइन इक्वल है या फिर डायगोनल लाइन में अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करेंगे, 1 सेंटीमीटर का भी आपको अगर अंतर आ गया तो आपके पिक्चर में अंतर आ जाएगा। इसलिए ये आपको श्योर होना चाहिए कि जो भी बॉक्स है लेंथ और विड्थ इक्वल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? किसी आदमी का फेस बनाएंगे तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया ना? ये आगे बढ़ते हैं। सेम जो पहले हम लोगों ने देखा था पैरोट के लिए, यहां पर क्या किया इस्तेमाल, ये 14 में डिवाइड किया और वहां तक उसने जे तक लेके आया। इट मींस अब ये एक एक बॉक्स को अगर हम देखें तो अब सिर्फ हमको जब भी करना है ना, याद रखिएगा ओवरऑल पूरा में नहीं देखिएगा। क्या करेंगे आप, सिर्फ एक बॉक्स को ध्यान दीजिएगा। हमको सिर्फ एक, अगर मान लीजिए ये बॉक्स बनाना है तो ये लाइन कहां से आया है, हमको सिर्फ उसी को फोकस करना है। समझ गए आकृति?
जो एक बॉक्स है हमको सिर्फ उसी को टारगेट करना है। ओवरऑल हमको ये नहीं देखना है कि हमको हम पायरेट बना रहे हैं, नहीं, हम पायरेट नहीं बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? एक शेप बना रहे हैं, हर एक बॉक्स का एक शेप। अगर सिर्फ इतना ही बॉक्स इस सब को ढक दो और सिर्फ इतना ही दिखाओ तो क्या ये पैरोट है कि नहीं कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमको शेप बनाना है। अब यहां से ये आया, यहां से सिर्फ शेप है, यहां से आया, अब इतना ही इस बॉक्स में देख रहे हैं कि यहां से आया इसका चोंच का। अगर इस चीज को ओवरऑल नहीं देखा जाए तो ये क्या लगेगा? वो शेप ही लगेगा। इसलिए कोई भी चीज को शेप में ही लीजिएगा, ओवरऑल मत सोचिएगा कि ये किसी इंसान को हम आंख बना रहे हैं, नाक बना रहे हैं या माउथ बना रहे हैं, किसी बर्ड्स को चोंच बना रहे हैं, नहीं, बस एक शेप है, हूबहू ऐसा ही लाइन हमको बना देना है। अंडरस्टैंड? क्लियर कंसेप्ट? नेक्स्ट, अब देखिए इसमें भी जो रेफरेंस आप देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ? एक टोकरी है, कुछ फ्रूट्स है, इस सब में ग्रिड का यूज किया गया है। अगर आपको लगता है कि किसी में से कोई भी एक चीज बनाने में हमको प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप एक डायगोनल लाइन डाल दीजिएगा। ओवरऑल आपका सब कुछ बन रहा है, वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर कौन सा कहां से स्टार्ट करें, जैसे मान लिया कि ये है, यहां पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी दिख सकता है, आप वहां पर डायगोनल लाइन कर दीजिए इनटू। अब इनटू करेंगे तो हमको एक बॉक्स में क्या, ये तो हम बना लेंगे ना, इसमें क्या है बना लेंगे, इसमें क्या है बना लेंगे, इसे बस एक ही बॉक्स को फोकस करना है, बाकी चीज आगे में नहीं जाना है। क्लियर? सेम इसमें वही है, एक खोपड़ी है। अब इस खोपड़ी को क्या किया इसने, इस यहां पर बुक रखा हुआ, बुक के ऊपर स्कल रखा हुआ है। अब स्कल भी ये क्या हुआ, इसमें एक लाइनिंग है, ब्रेक किया हुआ है। अब ये ब्रेक कहां से कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है, कहां किधर गया है, सिर्फ हमको एक ही बॉक्स को फोकस करना है। ठीक है? कुछ समझ में आएगा तो आप अपने भाषा में आप नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। अगर मैं समझा रहा हूं और कुछ समझ में आ रहा हो तो अपनी भाषा में आप नोटबुक पर ऐड कर सकते हैं, ऐड करते जाइएगा। समझ गए ना? सेम चीज यही प्रोसेस लागू होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। अब देखिए ध्यान से, इस पिक्चर को, अगर इस पिक्चर में क्या किया, ये सिर्फ आउटलाइन बनाया हुआ है, सब में आउटलाइन है, पिक्चर है वही, लेकिन इसने जब ग्रिड का यूज किया, अब ये पत्ती कहां से कैसे आ रहा, अब सिर्फ देखिएगा, सिर्फ एक बॉक्स को लेते हैं तो क्या एक रैंडम शेप है। अब ये लीव्स है कि फ्लावर है कि क्या है, कब हमको पता चलेगा? जब पूरा ओवरऑल बन जाएगा तब, उसके पहले हमको पता नहीं चलेगा। अगर ये शेप है, ये शेप है, ऐसे तो नहीं ना पता चलेगा। लेकिन जब ड्रॉ करने के बाद अब उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे या फिर कलर ऐड करेंगे, तब वो पिक्चर निकल के आएगा। तो सेम हम लोग को यही मान के चलना है, हम लोग को दिमाग में यही मानना है, ये इसका लाइनिंग, ये आउटलाइन इसका ये है, ये लाइनिंग ऐसे आया है। सिर्फ एक एक बॉक्स को यहां पर आया, यहां जिधर जिधर गया है, जो भी आप लाइनिंग देख रहे हैं, सेम हुबहू वैसा ही यूज करना है। अंडरस्टैंड? अब इसका सेम पिक्चर देखिए, इसी चीज को ये देखिए। अब इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उसमें वही दिखाया है कि एक फ्लावर है या बाकी चीजें को, उसको आउटलाइन में हम कैसे यूज करेंगे। यानी या यहां देखिए, जैसे जैसे ये आया है ना, वैसे वैसे वो आउटलाइन का यूज किया, जहां जहां मेन फोकस है, कैसे कैसे आया, उसके हिसाब से उसने उसमें ड्रॉ किया था। ठीक है? लेकिन हमेशा याद रखें, उसमें भी जितना बड़ा वो था उतना ही क्या किया इसने, 10 में डिवाइड किया और उधर लेके गया जी तक। देखिए उसमें ABCDEFG लिख रहा है, आप चाहे तो 1 2 3 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम अल्फाबेट ही लिखेंगे। हम नंबर भी दे सकते हैं और इधर भी नंबर दे सकते हैं, या इधर भी ABCD दे सकते हैं या उधर भी ABCD दे सकते हो। वो सिर्फ अपना समझने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं। ये इसलिए दिया जाता है कि बोला जाता है कि भाई चौथा नंबर का बी का बॉक्स, इसलिए कहा जाता है कि ऐसा करो, ये इसको क्या बोलेंगे, 4 नंबर का बी, यही ना बोलेंगे, बी नंबर 4। अब इस बॉक्स का क्या बोलेंगे, डी, इसका 4 नंबर का डी। ये एप्पल कहां पर है, तो 7 रो में डी में आ गया।
तो इसलिए उसको दिया जाता है ताकि कोई समझ पाए कि कौन सी चीज कहां है। होता है क्या कि जब ओवरऑल बनाते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सी चीज कहां पर है, तब आप वहां पर काउंटिंग कर लीजिए। या फिर हम इसको देखकर नंबरिंग देने से ये पता है, हमको पता है अच्छा हमको ये वाला बनाना है, अब कौन सा चीज कहां पर अपनी जगह पर आ रहा है कि नहीं वो हमको क्लियर पता चल जाता है। अंडरस्टैंड? अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्रिएटिंग एन आउटलाइन ऑन योर रेफरेंस इमेज कैन बी हेल्पफुल बट visually you should try to draw without making any outline so that your level of difficulty increases। फटाफट नोट कीजिए, ये है कि क्रिएटिंग एन आउटलाइन ऑन योर रेफरेंस इमेज कैन बी हेल्पफुल बट gradually you should try to draw without making any outlines so that your level is of difficulty increase। इसके पहले जो मैंने फ्लावर वाला बताया तो आपको वैसा नहीं करना है, वो ये बता रहा है कि जो रेफरेंस है उसमें रेफरेंस में आप आउटलाइन नहीं बनाइएगा। किसमें? जो आपका रेफरेंस है आप ट्राई कीजिए कि विदाउट एनी आउटलाइन। आउटलाइन कहां बनाना है? आपको जहां पर बनाना है वहां पर, आप पेपर पर बना रहे हो, आप कैनवास पर बना रहे हो, जो भी चीज पर आप बना रहे हो तो वहां पर ड्रॉ करना है, ना कि आप पहले ही से उसे धीरे ऐसे आउटलाइन खींच लिए और तब आज बनाने जाए। वो नहीं, वो हेल्पफुल करेगा लेकिन वो आपको डिफिकल्ट, आपको क्या बोलता है, वो आदत पर लगा देगी तो वो फिर आपको बिगड़ जाएगी। इसलिए रेफरेंस पर आउटलाइन नहीं कीजिएगा, रेफरेंस को सिर्फ देखना है कि कौन सा लाइन कहां जा रहा है। या क्या करना है, ड्रॉ को कौन सा करेगा, क्या करेगा, ड्रॉ क्या करेगा आस्था, आई करेगी, आपकी आंखें ड्रॉ करेगी। किस पे? रेफरेंस पे। ये नहीं कि उस पर पेन या पेंसिल चला के हमने आउटलाइन को उगा दिया और सेम चीज उस पर बना दिया, नहीं। वो ड्रॉ कहां से लाइन कैसे ड्रॉ हो रहा है ये आपकी आंखें करेगी और वही चीज रेफरेंस में देखकर आप जिस पर बना रहे वहां पर वो क्लियर होगा। ये लिखा हुआ है, समझ गए? इसलिए आपको उस चीज से बचना है, आउटलाइन रेफरेंस में नहीं बनाना है। राइट? ये नोट कर लिए थे ना? अब ग्रिड नंबर 3 पार्ट 3, अब ध्यान से देखिएगा, नोट। मान लो कि एक लाइन है 0.5 यानी हाफ सेंटीमीटर हो सकता है या हाफ इंच हो सकता है। तो क्या हुआ, ये 5-5 या हाफ इंच का एक ग्रिड बना हुआ है, ये पूरा हो गया। अब इसको 1.5 गुना बनाना है, 1.5। एक मिनट, तो मैं ये बोल रहा था, आप इस चाहे तो डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं। ये अगर रेफरेंस इतना है तो इसका 1.5 गुना बनाने के लिए हमको कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। अगर 2 गुना बनाना है तो क्या करेंगे? 3 गुना बनाना होगा, तब क्या करेंगे? आप इस तरह का डायग्राम बना लीजिए, ये आपको सुविधा होगी समझने में। ये पॉइंट ये मतलब ये हो गया, ये सब चीज इसलिए दिया गया कि ये हाफ इंच का ग्रिड है, स्क्वायर में है ग्रिड, है ना। और अब इसका 1.5 गुना बनाएंगे तब कितना देना पड़ेगा? 1 इंटू 0.5। हाफ इंच का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? इसमें आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। हाफ इंच का डबल हो गया 1 इंच और उसका 0.25 यानी 1.25, उसका 1.5 गुना बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर एक लाइन हाफ है तो एक लाइन जैसे यहां किया, यहां तक ये जो लाइन यहां आया, अब इसका आधा, हाफ, इसका हाफ यानी ये चीज यहां पर आ जाएगा तो ये लाइन इतनी बड़ी बन जाएगी। समझ में आया? एक लाइन इतना है, इसका 1.5 गुना बना तो एक तो इतना बड़ा करेंगे, उसका भी हाफ हाफ यानी ये जो छोटा पार्ट है उसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तब जाके हो जाएगा 1.5 गुना यानी
5 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब मान लो कि जैसे इतना बड़ा हो गया एक लाइन, मान सकते हैं कि ये 5 इंच का है फॉर एग्जाम्पल, तो डबल करने के लिए क्या होगा हमको 10 इंच का होना चाहिए, 10 इंच, तो 2 टाइम्स, यानी इतना बड़ा में इसका ये और इतना दुगुना ये, तो ये बड़ा हो गया, यानी सीधे डबल हो गया। ट्रिपल के लिए क्या किया इसने, यहां से लेकर, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतना इतना करके डिवाइड किया है। अब ये इतना का 3 गुना क्या होगा, तो ये अगर 1 गुना है तो इसका यहां, यहां और यहां 3 गुना हो गया। यानी कहने का मतलब अगर एक ग्रिड इतना बड़ा बना हुआ है, जितना बड़ा ये इस तरह से, इसी का अगर इसका 3 गुना बनाएगा तो इतना बड़ा बनेगा। ये एक ऊपर का लाइन इतना, इतना ही बड़ा नीचे, उतना ही बड़ा उस तरफ, उतना ही बड़ा नीचे, यानी 3 गुना। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ गए ना? तो इसी फार्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट में आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए 2 टाइम्स के। Imagine in your mind what double the size of this line would be, then keep making each line twice the size and your entire artwork will become double the size, all freehand. फटाफट नोट कीजिए, इस तरह डायग्राम बनानी है। देखिए, इसके पहले वाले मैंने समझाया कि अगर डबल बनानी है, ग्रिड डबल बनानी है, यानी कि जितना बड़ा ये लाइन है उसका सीधे डबल हो जाएगा उस साइड पे, राइट। डबल मतलब लेंथ और विड्थ दोनों डबल होगा, सिर्फ एक डबल नहीं होगा। एक डबल से और करने से क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। बट अपने को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर मतलब जितनी लेंथ उतनी ही विड्थ। इमेजिन इन योर माइंड व्हाट डबल द साइज ऑफ दिस लाइन वुड बी, then keep making each line twice the size and your entire artwork will become double the size, all freehand. सारा फ्री हैंड में बनाना है। कैसे, तो जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और रेंडमली शेप इस तरह से बना हुआ है। अब इसको हमको डबल बनाना है, वो पिक्चर हमको उससे ज्यादा बड़ा बनाना है। तब क्या करेंगे हम, अब ये 2 सेंटीमीटर के जगह ये जो 4 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर विड्थ बनाएंगे। अब सेम लाइन, अब देखिए कि यहां से ये डिस्टेंस है, उसके हिसाब से अगर यहां से ये डिस्टेंस है तो इसका सीधे डबल कर दिए, उतना डिस्टेंस यहां आ गया। अब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेके इसका सीधे डबल हो गया है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वहां भी डबल हो गया। इट मींस कि जो भी चीज हम लोग बनाएंगे वो साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब होगा, आपका फ्री हैंड पर कमांड होना चाहिए। यहां लिखा है बिकम डबल द साइज, ऑल फ्री हैंड। सबको हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड बनाएंगे। हियर गेस फर्स्ट देन चेक, मैंने पहले भी बोला था, एक्सरसाइज भी मैंने आप लोग को दिया है कि पहले गेस एंड देन चेक। पहले गेस कीजिए, बनाइए, फिर उसको चेक कीजिए। आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज विल बी एप्लीकेबल, यानी जो मैंने आप लोगों को आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताया था, यहां पर ये सब लागू होगा। यहीं पर आप अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, यहां भी फटाफट नोट कीजिए, करें या फिर चलने दे, अभी समय लगेगा और कल करेंगे। अच्छा इसको अच्छा ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बाकी जो 11 स्लाइडिंग और बच गया है, 20 पर है 31 में, तो बाकी कल करके और बनवा लेंगे, ठीक है। तो वैसे कुछ हम टास्क दे देंगे, कौन सा, रैंडम शेप वाला, वो हम ग्रुप पर डाल देंगे। ग्रुप पर से रैंडम शेप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट को। क्लियर, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया। अब इसका क्या किया, इसका 2 टाइम्स यानी 2 गुना, उससे ज्यादा 2 गुना बनाना है। तो क्या क्या एप्लीकेबल होगा, जैसे यहां पे एक रैंडम शेप है, वहां भी रैंडम शेप है। अब ये छोटा है, इसका सीधे डबल बॉक्स हो गया, वहां चारों तरफ डबल बॉक्स। यहां ध्यान देखिएगा, ये एरो मार्क जो दिया है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इसका सीधे डबल यहां पर किया है।
यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है यहां सीधे डबल किया है, यानी कि जहां से जो गैपिंग है उसके सीधे डबल बना दिया है। इसीलिए इन आई ट्रेनिंग वी यूज टू कट अ लाइन हाफ और पोजिशन इट, बट हियर वी आर नॉट कटिंग द लाइन, वी आर एक्सटेंडिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग अ लाइन 1.5 इंटू और 2 इंटू लॉन्गर। कहने का मतलब आई जो ट्रेनिंग आप लोग को दिया गया था पहले भी, जो आप लोग कर रहे हैं, क्या किया, उसको कट लाइन किया हाफ में। कितना में? हाफ करने के बाद उसका पोजीशन देखा कि ये कौन सा पोजीशन कहां पर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर उसको 1.5 गुना बनाना है या 2 गुना बनाना है, उसके हिसाब से सब में मान्य बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब सेंस कि अगर ये लाइन डिस्टेंस हमको इतना है, मान लो कि ये इतना बड़ा हो रहा है, तो अगला साफ डबल हो जाएगा, आप उसका सीधा डबल कर दीजिए, उतना बड़ा डिस्टेंस वहां चला जाएगा। तो ये चारों तरफ हर एक एंगल, जब भी आप रैंडम शेप देखिएगा, तो मैंने पहले भी बताया था, फ्री हैंड में भी बताया है कि आप उसको चारों तरफ से मेजर कीजिए, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, या फिर लेफ्ट से राइट हो या बॉटम टॉप या टॉप टू बॉटम, हर एक, यानी चारों तरफ से आपको देखना है, तब आपका फ्री हैंड सही में बनेगा। अगर यह चीज आपका सही नहीं होगा तो फिर ग्रिड में बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। आपका फ्री हैंड पर कमांड होना चाहिए। सो आई ट्रेनिंग कनेक्ट है, आपकी आई ट्रेनिंग जो भी मैंने बताया आपको यहां पर कनेक्ट होता है, एंड दिस हेल्प अस विद बोथ। क्या हेल्प करता है? प्रोपोर्शन को जजमेंट के लिए। प्रोपोर्शन समझते हैं ना? प्रोपोर्शन मीन्स द कंपेरिजन ऑफ लाइन्स। एक लाइन को दूसरे लाइन में जो कंपेरिजन करते हैं, दैट इज अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को जजमेंट कर पाते हैं एंड फ्री हैंड ड्राइंग, और वहां पर हम क्या करते हैं? फ्री हैंड ड्राइंग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं। कल का क्लास होगा आपका 5 to 6। ठीक है, तो कल हो सकता है थोड़ा डिले भी अगर होगा 10, 15, 20 मिनट, तो हम लोग कर लेंगे कवर और कुछ, और मैं ग्रुप पर आपको टास्क दूंगा, आप लोग उसको बना के लाएंगे। ठीक है, समझ गए? यही ग्रिड बना दूंगा। और याद रखिएगा, आई ट्रेनिंग का जो भी मैंने एक्सरसाइज बताया है वो नॉन स्टॉप चलेगा, रुकना नहीं चाहिए। पोजीशनिंग, सेंटरिंग, ये सब जो आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसको रेगुलर करते रहिए। ठीक है।